जनरल कुलकर्णी, ये जो हमले हुए हैं, पहले इजरायली पहलू, और बहुत से लोग यहाँ पर भी गदगद हो रहे हैं, 60,000 लोग भी मरे हैं। हम आधी अधूरी जानकारी के आधार पर पहले से ही अपना मन बना लें, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड की एक कड़वी हकीकत भी है। पर इजराइल जिस तरह से सीधे घुस पाता है, वो स्मगल कर लेता है। जो खबर आई, ड्रोन वहां अंदर पहले से ही थे। आपको वहां के सारे बड़े बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, मेजर जनरल बघेरी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जनरल हुसैन सलामी कमांडर इन चीफ IRGC के, जो ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड है, कौर है, ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादेह, ये एरोस्पेस के प्रमुख, जनरल गुलाम अली राशिद डिप्टी कमांडर ईरानी सेना के, जनरल गुलाम रेजा मेहराबी ये डिप्टी हेड खुफिया विभाग के, जनरल मेहदी रब्बानी मिलिट्री ऑपरेशंस के डिप्टी हेड। अब इन नामों से दर्शकों आपको कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, पर यह बताना इसलिए जरूरी हो जाता है कि क्या क्या जानकारी, किस हद तक पेनिट्रेशन की इजराइल ने, इसको आप मिलिट्री टर्म्स में कैसे आंकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। सबसे पले कि हम लोगों ने समझना है कि ये कार्रवाई रातों रात नहीं हुई, काफ़ी सालों से लगातार, जैसे अबाद साहब कह रहे थे कि अगर हम देखें कि पहले जो तेल के लिए जो था, अप टिल 1948 तेल के लिए था, वहाँ पे तेल इराक का हो, ईरान का हो, किस प्रकार से यूके उसके ऊपर कब्जा कर सके, कॉलोनियल पावर्स कब्जा कर सके, उसके लिए था। लेकिन इजराइल का जब अस्तित्व खड़ा हुआ, उस तब से लेकर के 1979 तक इजराइल और ईरान एक बहुत अच्छे दोस्त थे, संबंध अच्छे थे। और जो बार बार वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर में अमेरिका और इसमें अभी दिलचस्प बात यह है, ईरान आज तक भी इजराइल के वजूद को मानता नहीं है। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि हमारे वजूद पर खतरा है, भाई परमाणु हथियार बना रहे हो इसलिए हमने हमला किया। वो मानता ही नहीं है कि इजराइल नाम का कोई देश है। 1979 तक संदीप, इजराइल और ईरान बहुत अच्छे दोस्त, और वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक था ईरान के अंदर, तो 79 तक तो परमाणु जो ये कार्यक्रम था उसको अमेरिका चला रहा था ईरान में। अब सवाल ये है कि उसके बाद 1979 के बाद जब रेवोल्यूशन हुआ, और जिस प्रकार से उस वक्त खोमेनी और आज खामेनी जो सरकार जिसके हाथ में है, उनका जो कहना है कि यहूदियों का अस्तित्व नहीं है, हम यहूदियों को यहाँ से मतलब नक्शे से हटा देंगे, वो कभी हटा नहीं सकते। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, IAEA के मुताबिक अगर आपको न्यूक्लियर पावर चाहिए तो एनरिचमेंट होना चाहिए 3.75। जब आपका एनरिचमेंट हो जाता है 60% एंड अबाउ, वो हो चुका है। वो IAEA ने 12 जून को कहा कि ये तो 90% तक जा रहा है। इसका मतलब इट इज फॉर न्यूक्लियर। अगर आपका एनरिचमेंट 20% है, इसका मतलब इट इज फॉर रिसर्च, मेडिसिनल पर्पस। फिर इसमें इजराइल क्यों हमला करेगा? अगर कोई कार्रवाई करनी है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, IAEA को करनी चाहिए। और IAEA ने जो वहां पर एजेंसी है वो बार बार कह रही है, और ये जो हम जो बात करते हैं JPOC यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें अमेरिका P5+1 यानी जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन भी है, वो क्या कह रहे हैं बार बार। और इससे अमेरिका हट गया 2015 में, वो न्यूक्लियर डील से हट गया। लेकिन फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, वो बार बार कह रहे हैं, ये वही कह रहे हैं कि आपका जो कार्रवाई जो कर रही है ईरान, अब IAEA के जो नॉर्मल जो रेफरेंसेस होते हैं उससे हट करके, और इसमें अब कोई शक नहीं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है, और बार बार तो उसे रोकने की जिम्मेदारी इजराइल ने कैसे उठा ली? हाँ, सवाल ये है। अस्तित्व जब आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस कहते हैं, जब ईरान ये मिलीजुली कबड्डी खेली जा रही है, हाँ, ये खुलेआम ईरान की गलती है इसमें। ईरान ने जैसे ही खोमेनी आए, पेरिस में थे खोमेनी, आज राजा पहलवी कहाँ है? पेरिस में है। और खोमेनी कहाँ से आए? पेरिस से वापस ईरान में आए। किस लिए आए? और वो बार बार क्या कह रहे हैं, हम अस्तित्व हटाएंगे। जब एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आता है तो प्रीएम्प्टिव। तो यहाँ पर पहला झटका, बड़ा झटका तो दिया, और परमाणु वैज्ञानिक, सैन्य अधिकारी सबको खत्म करने में, टॉप लेवल को खत्म करने में इजराइल कामयाब भी हुआ। लेकिन फिर ये 150 मिसाइल जो अब ईरान ने दागी हैं, और खमैनी कह रहे हैं कि अब ये युद्ध शुरू हो गया और इसको बीच में अब हम इजराइल को निकलने नहीं देंगे। चाहे ईरान इजराइल के मुकाबले कमजोर भी हो, पर इसके दूरगामी असरात क्या होंगे जब ये, अब वो कह रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम भी हमने तबाह कर दिया इजराइल का। संदीप, 75 टाइम्स द साइज ऑफ इजराइल इज ईरान, 75 टाइम्स बड़ा ईरान है। उसकी 10% आबादी ही सिर्फ इजराइल की है। पर
इजराइल का जो एयरफोर्स है वो इतना स्ट्रांग है, और जिस प्रकार से सैटेलाइट्स, अब हम जब बात करते हैं सैटेलाइट्स के, अमेरिकन सैटेलाइट्स है 11,000, उनको पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि 200 हवाई जहाज 1500 किलोमीटर की दूरी से मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ जहां करके 100 टारगेट्स को 300 मिसाइल्स के साथ बर्बाद करके उनके टॉप पर हमने तेल अवीव की भी तस्वीरें देखी, वहां पर भी अब बमबारी हुई है और वहां पर इमारतों का नुकसान हुआ है। हमें यह नहीं मालूम कि वहां पर कितनी क्षति हुई है सिविलियंस की। पर वो मिसाइल्स के द्वारा, हाँ। वो मिसाइल्स के द्वारा ईरान ने मिसाइल्स गिराए, पर इजराइल ने क्या किया, हवाई जहाजों के द्वारा वहां पर जाकर के जिस प्रकार से टारगेट्स बर्बाद किए, टॉप लीडरशिप गॉन, टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट गॉन। पर ये लंबा खींचेगा। देखिए, नहीं, हम जब ये बात करते हैं तो मुझे 3 साल पहले जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ तो वो ऐसा लगा था डेविड वर्सेस गोलायत वाला खेल होगा कि ये तो 2 दिन का काम है, रगड़ देगा, मुरब्बा बना देगा। रूस फंस गया है वहां पर, 3 साल हो गए संदीप, और ये रूस की तरह वहां तो फिर भी लिमिटेड हो गया, वो देश के लिए और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर भी थी। पर यहां क्या ये सीमित रहता हुआ आपको दिखाई देता है? आप देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई क्योंकि सदस्य कौन बन रहा था नाटो का, यूक्रेन बनने की कोशिश की तो अमेरिका नजदीक आ गया। अब इजराइल के अस्तित्व को खत्म करने के लिए 2000 किलोमीटर दूर ईरान क्या कर रहा है, उसने हमास और हिजबुल्लाह को किसके बगल में जाके खड़ा कर दिया, इजराइल के बगल में जाके खड़ा कर दिया, और हुदी को कहाँ खड़ा कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में है। हाँ। तो इसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल को अस्तित्व का खतरा है और ईरान इसमें भाग ले रहा है। क्यों ईरान भाग ले रहा है? क्योंकि ईरान फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है और बाकी जो मिडिल ईस्ट के देश थे वो सब अमेरिका के साथ खड़े थे। इसमें परमाणु युद्ध भी हो जाए, देखिए नतांज जो उनका एनरिचमेंट सेंटर है सबसे बड़ा, उसको टारगेट किया गया, फोर्डो को भी टारगेट किया गया, बुशहर को भी टारगेट किया गया है। अब यहां पर एक तो परमाणु रिसाव, ये कितना बड़ा खतरा है, और इसकी आड़ जैसे नॉर्थ कोरिया लेता आया है, अब हमें यह नहीं मालूम कि बना भी लिए हैं या नहीं बनाए हैं परमाणु हथियार। न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कितना बड़ा खतरा है। नतांज में 50,000 सेंट्रीफ्यूज हैं, ईरान को 1,00,000 सेंट्रीफ्यूज की जरूरत है, जिस तरीके से वो 9 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की काबिलियत रखता है। इस सेंट्रीफ्यूज को चलाने के लिए बिजली चाहिए और जबरदस्त बिजली चाहिए। उसके लिए नतांज पे जो हमला हुआ है, बिजली के ऊपर हमला हुआ है, तो जो सेंट्रीफ्यूज जो चलते हैं बिजली से, वो थमने की कार्रवाई से रेडिएशन होने का खतरा है। वैसे आप जैसे कह रहे थे फोर्डो और अराक का, उधर भी तकरीबन 3-3 हज़ार है। तो 1,00,000 सेंट्रीफ्यूज बनाना, ये क्या क्यों ला रहे हैं सेंट्रीफ्यूज? यानी कि यूरेनियम एनरिचमेंट का जो नॉर्मल है U-235 जो कर रहा है ईरान, इसका कोई शक नहीं कि ईरान जिस प्रकार से पाकिस्तान कहता था तो ये लंबा हो सकता है युद्ध। बिल्कुल, हम घास खाएंगे पर इस्लामिक बम बनाएंगे, वैसे ही ईरान कह रहा है हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, इजराइल का नहीं। इसमें देखिए अभी तक तो हमने नेटो की या पश्चिमी मुल्कों की ज्यादा बात की, अगर हम SCO की बात करें जिसका भारत भी हिस्सा है, ABP न्यूज आपको रखे आगे।